तो पिछली क्लास में हमने 7वीं पंचवर्षीय योजना तक आपको पढ़ाया था। आज उसके आगे पढ़ाएंगे। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना न लागू करके वार्षिक योजनाएं लागू की गई। वार्षिक योजनाएं क्यों लागू की गई? क्योंकि विदेशी जो मुद्रा भंडार था, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था 1990-92 के दौरान संकट में पड़ गया था, जिससे काफ़ी हद तक आर्थिक अस्थिरता हो गई थी। उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। उनके नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्था ने इससे जो आर्थिक अस्थिरता थी, इससे निपटने के लिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की। इसे शॉर्ट फॉर्म में एलपीजी भी कहते हैं। 1990-91 और 1992 से 92 के बीच वार्षिक योजनाएं शुरू की गई। तो लिख लेते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1990 में शुरू नहीं की गई थी, तो जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी वर्ष 1990 में शुरू नहीं की जाती है, क्योंकि भारत को 1990 से 92 के दौरान 1990 से 92 के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा। विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा। तो 1990 से 92 के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना कर रहा था भारत, जिससे काफ़ी हद तक आर्थिक अस्थिरता इससे काफ़ी हद तक आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा। अस्थिरता थी, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया था, इसलिए काफ़ी हद तक आर्थिक अस्थिरता थी। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए भारत में तो जो अर्थव्यवस्था की समस्या थी उससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने भारत में उदारीकरण, निजीकरण निजीकरण
उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण की शुरुआत की या शुरुआत हुई 1990 से 91, 1990 से 91 और 1991 से 1992 को वार्षिक योजनाएं शुरू की गई। को में या में लिख सकते हो, में वार्षिक योजनाएं शुरू की गई। तो 1990 और 91 और 91 से 92 में वार्षिक योजनाएं शुरू की जाती हैं। अब उसके बाद आती है 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आई? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी राव। अवधि क्या थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना की 1992 से 97, 1992 से 97। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था उद्योगों को के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना। उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, ये उद्देश्य था 8वीं पंचवर्षीय योजना का। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, 8वीं पंचवर्षीय योजना किसके कार्यकाल में आई? पीवी नरसिम्हा राव की। अवधि क्या थी? 1992 से 97। उद्देश्य क्या था? उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना। अब कार्य क्या थे? तो कार्य 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनता है। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, तो चाहे पहले इसको लिख लीजिएगा, की शुरुआत होती है। यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय में ये काम हो रहे थे। फिर उसके बाद विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों नगर पालिकाओं को शामिल करने पर जोर दिया गया। विकेंद्रीकरण के माध्यम से
पंचायतों 73 और 74वां संविधान संशोधन माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर जोर दिया गया, को शामिल करने पर जोर दिया गया। उसके बाद सर्वोच्च प्राथमिकता किसका थी? मानव संसाधन का विकास। सर्वोच्च प्राथमिकता इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता किस? मानव संसाधन का विकास। मानव संसाधन का विकास। सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी? मानव संसाधन का विकास। इसका मतलब क्या हुआ? रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य पर जोर, अर्थात रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य पर जोर। अब विकास दर कितनी थी? विकास दर तो लक्ष्य कितना रखा गया था? 5.6%। 5.6%। प्राप्त कितना किया गया? 6.8%। 6.8% प्राप्त किया गया, यानी लक्ष्य से ज़्यादा। 8वीं पंचवर्षीय योजना भी सफल एक योजना थी। अब उसके बाद आती है 9वीं पंचवर्षीय योजना। नवीं पंचवर्षीय योजना ये किसके प्रधानमंत्री कार्यकाल में आई थी? तो प्रधानमंत्री जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शुरू हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी। अवधि क्या थी 9वीं पंचवर्षीय योजना की? 1997 से 2002। 1997 से 2002। उद्देश्य क्या था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और सामाजिक आय को सुनिश्चित करना। सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना।
तो नवी पंचवर्षीय योजना किसके कार्यकाल में आई? अटल बिहारी वाजपेयी के। अवधि 1997 से 2002 तक। और उद्देश्य क्या था? आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। कार्य क्या हुए? तो आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कुछ क्षेत्रों को बढ़ाया गया था। तो आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर प्राथमिकता के आधार पर निम्न क्षेत्रों को चुना गया। तो आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए जो क्षेत्र चुने गए थे उनमें था पहला भुगतान संतुलन को सुनिश्चित करना। भुगतान संतुलन को सुनिश्चित करना। भुगतान संतुलन को सुनिश्चित करना। दूसरा क्षेत्र था खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता और प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता। प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता ये क्षेत्र थे जिनके लिए विशेष ध्यान दिया जाता आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो भुगतान संतुलन को सुनिश्चित करना था, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता और विदेशी ऋण में कमी करना। विदेशी ऋण में कमी करना यानी बढ़ने से रोकना और उसमें कमी करना या कमी लाना। विकास दर कितना था? लक्ष्य नवी पंचवर्षीय योजना का विकास दर लक्ष्य कितना था? 7.1%। प्राप्त कितना किया गया? 6.8%। अब असफलता का कारण क्या था? क्योंकि विकास जो लक्ष्य रखा गया था उससे कम प्राप्त किया गया, तो ये क्या योजना हो गई? असफल हो गई। तो कारण क्या बताया गया असफलता का? कारण असफलता का कारण तो अंतर्राष्ट्रीय मंदी को माना गया। तो असफलता का कारण क्या था? अंतर्राष्ट्रीय मंदी। अब उसके बाद आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना
प्रधानमंत्री अवधि। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आई? अटल बिहारी और मनमोहन। अटल बिहारी की सरकार चली जाती है, फिर उसके बाद मनमोहन सरकार बनती है। तो अटल बिहारी और मनमोहन सरकार, अटल बिहारी और मनमोहन। अवधि क्या थी 10वीं पंचवर्षीय योजना की? 2002 से 2007। उद्देश्य क्या था? देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना, देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रति व्यक्ति आय को दुगनी करना किस पंचवर्षीय योजना में था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। तो उद्देश्य लिख लेते हैं, देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, समाप्त करना। 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना, 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना। कार्य क्या थे? तो गरीबी को 50% तक कम करना, गरीबी को 50% तक कम करना, जीडीपी का 8% की वृद्धि दर, जीडीपी 8% की वृद्धि दर, जीडीपी 8% की वृद्धि दर रखा गया। तो वृद्धि दर कितनी? जीडीपी की जो है 8% वृद्धि दर रखी गई। प्राप्त कितना किया गया? 7.7%। प्राप्त कितना किया गया? 7.7%। तो गरीबी को 50% तक कम करना, जीडीपी 8% की वृद्धि दर रखा गया, लेकिन प्राप्त कितनी हुई? 7.7%। अब उसके बाद 7.5 अरब डॉलर को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य, अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य, ये लक्ष्य था। ये भी लक्ष्य था, गरीबी को 50% तक कम करना। तो जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसके अंत तक 2007 तक साक्षरता 75%, शिशु मृत्यु दर 45 प्रति हज़ार और वन आच्छादन 25% करने का लक्ष्य रखा गया था। तो लिख लेते हैं, इस योजना यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना के अंतर्गत नहीं के अंत तक 2007 समाप्त हो रही 2007 में, इसीलिए इस योजना के अंत तक साक्षरता 75%,
साक्षरता 75%। और शिशु मृत्यु दर 45 प्रति हज़ार, 1000 में 45,000। शिशु मृत्यु दर 45 प्रति हज़ार। वन आच्छादन वन आच्छादन 25% करने का लक्ष्य रखा गया। तो जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके अंत तक साक्षरता 75% करने की बात कही गई, शिशु मृत्यु दर 45 प्रति हज़ार और वंशादन 25% करने का लक्ष्य रखा गया था। अब उसके बाद आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री अवधि। तो प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। अवधि क्या थी 11वीं पंचवर्षीय योजना की? 2007 से 2012, 7 5 12 5 साल ही चलती थी। 2007 से 2012। उद्देश्य तीव्रतम और समावेशी विकास। तीव्रतम और समावेशी विकास। अच्छा, प्रारूप इसका किसने तैयार किया था? सी रंगराजन। सी रंगराजन। अब कार्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। कार्य तो 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में शुरू हुई। अवधि क्या थी? 2007 से 2012। प्रारूप किसने तैयार किया? सी रंगराजन। उद्देश्य क्या था? तीव्रतम और समावेशी विकास। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया। कार्य में 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो 2010 में लागू हुआ। जो 2010 में लागू हुआ। इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया। इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया।
तो 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया जाता है जो 2010 में लागू होता है। इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया जाता है। 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था। 2009 तक सभी को स्वच्छ जल पेय उपलब्ध कराना। स्वच्छ जल या स्वच्छ पेयजल पीने योग्य जल उपलब्ध कराना। और सभी सरकारी योजनाओं में कुल प्राप्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो लाभार्थी होते थे उसमें महिलाएं एवं बालिकाओं का हिस्सा कितना रखा गया? 33%। तो सभी सरकारी योजनाओं में कुल प्रत्यक्ष तथा परोक्ष जो अप्रत्यक्ष है, तो परोक्ष लाभार्थियों में महिलाओं एवं बालिकाओं का हिस्सा महिलाओं एवं बालिकाओं का हिस्सा 33% हो। कितना रखा गया? 33%। विकास दर कितनी थी? विकास दर लक्ष्य कितना था 11वीं पंचवर्षीय योजना का? 9। और प्राप्त कितना किया गया? 8। प्राप्त 8 यानी लक्ष्य से कम। अब उसके बाद आती है आखिरी 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में आई? मनमोहन सिंह। अवधि क्या थी? 2012 से 2017। उद्देश्य क्या था? तीव्र धाड़ी और अधिक समावेशी विकास। कार्य क्या थे? गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन, गैर जो कृषि क्षेत्र ना हो उसको छोड़ के गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए रोजगार का सृजन करना। 50 मिलियन नए रोजगार का सृजन करना। गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए रोजगार का सृजन करना। 0 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों में कुपोषण कम करना। 0 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों में कुपोषण कम करना। सभी गांवों में बिजली पहुंचाना। सभी गांवों में बिजली पहुंचाना। ये सब पहले भी योजनाएं चल रही थी जो बाद में अपने देखा है। तो बिजली पहुंचाना। 50% ग्रामीण आबादी को
स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, 50% ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, पेयजल उपलब्ध कराना। 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना, 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना किसके कार्यकाल में आई? डॉक्टर मनमोहन सिंह के। अवधि 2012 से 2017। उद्देश्य क्या? तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी विकास। कार्य क्या थे? गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए रोजगार का सृजन करना, 0 से 3 वर्ष की आयु के लिए बच्चों को में कुपोषण को कम करना, सभी गांवों में बिजली पहुंचाना और 50% ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना। अब उसके बाद ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये बीच में ही रोक दी जाती, क्योंकि जो योजनाएं बना रहा था, ये पंचवर्षीय योजनाएं लागू कर रहा था, तो ये योजना आयोग के द्वारा हो रहा था। 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके एक नीति आयोग का गठन किया गया। तो लिख लेते हैं 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया। तो आपकी पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो गई।